Today we will talk about non-performing asset. A loan asset become non-performing when it ceases to generate income to the bank. सीधी सी बात है, जब कोई भी लोन अकाउंट या कोई भी बंदा लोन लेता है बैंक से और वो इनकम जनरेट नहीं कर पाता बैंक के लिए, तो वो एनपीए होता है. इन जनरल वी कैन से दिस. ओवरड्यू एंड आउट ऑफ ऑर्डर, ये दो ऐसे स्टेटसेस हैं जो कि एनपीए डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरड्यू एंड आउट ऑफ ऑर्डर. ओवरड्यू क्या है? कोई भी अमाउंट जो कि बैंक को देना ड्यू है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ड्यू डेट पे बैंक ने फॉर एग्जांपल डेट तय करी है कि आपको फरवरी 30 तारीख तक आपको पहली ईएमआई देनी है और वो नहीं दी गई, तो वो अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है. ठीक है, मीन्स एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank. Now comes out of order. An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power. Means आपके ये केस हम कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए. फॉर एग्जांपल ओडी लिमिट है आपकी 5 लाख की, ठीक है, बट उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाता है 5,05,000. ये कैसे होगा कि आपने 5 लाख पूरा निकाल लिया है उस अकाउंट से और उस पर इंटरेस्ट लगते लगते उस पर कोई भी पेमेंट नहीं करा आपने कंटिन्यूसली, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट लगते लगते वो लिमिट से ऊपर हो जाए. मतलब जितना अमाउंट आपको सैंक्शन हुआ था ओडी का उससे ऊपर हो जाएगा जब बैलेंस, तो वो अकाउंट ऐसे अकाउंट होंगे आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स. नाउ कम्स कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब किसी लोन अकाउंट को कहते हैं तो उसके क्या बेसिक क्राइटेरियाज हैं, किस टाइप के अकाउंट्स को हम नॉन परफॉर्मिंग बोलते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी है टर्म लोन की. टर्म लोन फॉर एग्जांपल कोई भी होम लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन जिसमें भी आपका टाइम फिक्स्ड है. जैसे होम लोन में आपको 20 ईयर्स तक रिपेमेंट कर देना है लोन का. कार लोन में आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक रिपेमेंट कर देना है. वो टर्म लोन है. उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या ईएमआई, ठीक है, अगर ओवर ड्यू रहती है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तो ऐसे लोन अकाउंट्स हो जाते हैं हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए. जैसे कि मैंने ओवरड्राफ्ट अकाउंट की बात करी. अकाउंट अगर रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज, मीन्स अगर आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस रहता है मतलब जो उसका बैलेंस है वो लिमिट से, सैंक्शन लिमिट से कंटिन्यूसली 90 डेज तक ऊपर रहता है, तो ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट. ओके. नाउ कम्स क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड में हमारा जो मंथली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आता है उसमें एक मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है. ओके, तो वो अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू हमने 90 डेज तक ड्यू डेट की नहीं पे करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यू डेट है आपकी 30 जनवरी, ओके, और आपने 3 महीने मोर देन 90 डेज आप उसके जो मिनिमम अमाउंट है उसे नहीं पे करते हो, तो वो अकाउंट आपका एनपीए हो जाता है. अब आती है बात एग्रीकल्चरल लोन्स की. ए लोन विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स अनपेड बियॉन्ड द ड्यू डेट फॉर. इस पे आपकी दो कंडीशन है. पहली, एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर के लिए जिसकी मैच्योरिटी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, उनका अगर रिपेमेंट 2 क्रॉप सीजन्स तक नहीं होता है, मतलब उसकी ईएमआई 2 क्रॉप सीजन्स तक नहीं की जाती है, तो वो एनपीए अकाउंट कहलाते हैं.
और जो दूसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स जिसकी मैच्योरिटी आफ्टर 1 ईयर है, उसका रिपेमेंट अगर 1 क्रॉप सीजन तक नहीं होता है तो ऐसे अकाउंट्स जो हैं एनपी अकाउंट हो जाते हैं। अब आती बात एसेट क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट क्या है? इट डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच टू द बिजनेस। ये नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली ईएमआई पे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे एसेट्स बैंक के लिए स्टैंडर्ड एसेट होते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट, ये उसके आगे की स्टेज है। ये क्या है? यहाँ से एक्चुअली एनपीए की एक्टिविटी दिखना बैंक को चालू होती है। इट इज़ एन अकाउंट विच हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। मतलब ऐसा अकाउंट जो कि एनपीए तो हो गया है लेकिन एनपीए हुए हुए उसको 12 मंथ से ज़्यादा नहीं हुए, मतलब एनपीए वो 1 साल के अंदर ही है, 12 मंथ्स एक्सीड नहीं करा है आफ्टर बिकमिंग एनपीए। ओके, तो ऐसे अकाउंट्स सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स। अब डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स क्या है? इट इज़ एन अकाउंट विच हैज़ रिमेन्ड सब स्टैंडर्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स। मतलब इससे जस्ट पहले जिसकी बात करी हमने, सब स्टैंडर्ड एसेट जैसे ही 12 मंथ्स क्रॉस कर जाएगा वो हमारा डाउटफुल एसेट हो जाएगा। ओके, मतलब सीधी चीज़ में कहा जाए कि अगर एनपीए 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, ओके, तो वो ऐसे एसेट डाउटफुल हो जाते हैं बैंक के लिए। नाउ कम्स द लॉस एसेट। लॉस एसेट, it is one where loss has been identified by the bank or internal external auditors or the RBI inspector। मतलब जब ऑडिट होता है बैंक का, ठीक है, आरबीआई के ऑफिशियल्स बैंक का ऑडिट करते हैं, बैंक के ही ऑफिशियल्स जो कि इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, बाहर से आते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर्स, वो जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी अकाउंट को, लोन अकाउंट को, कि भाई ये लॉस है, ऐसे अकाउंट्स लॉस एसेट होते हैं, ठीक है, ऐसे एसेट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लॉस एसेट हम उन्हीं अकाउंट्स को, उन्हीं एसेट्स को कह सकते हैं जिसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है वो नील है या फिर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 10% से कम हो गई है, ठीक है, रिमेन्ड लेस देन 10%। ये 10% क्या है कि मतलब जितना लोन लिया बंदे ने, फॉर एग्जांपल बंदे ने लोन लिया 10 लाख का, 10 लाख का 10% जो होगा उससे कम अगर सिक्योरिटी की वैल्यू हो जाएगी, मतलब बोरोवर एक सिक्योरिटी रखता है बैंक के पास जब वो लोन लेता है, उस सिक्योरिटी की वैल्यू अगर उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना उसने लोन लिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, उससे 10% से भी कम हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे अकाउंट्स हमारे हो जाते हैं, ऐसे एसेट्स हो जाते हैं लॉस एसेट्स, ठीक है। नाउ अब स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होते हैं? बेसिकली जो कि स्टैंडर्ड, इररेगुलर और आउट ऑफ ऑर्डर और ओवर ड्यू अकाउंट्स हैं वो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं। मतलब एनपीए होने तक, अप टू एनपीए, हम अकाउंट्स को पीरियोडिकली स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में रखते हैं और उसकी हमारी 3 कैटेगरीज हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 में हम रखते हैं जब 1 to 30 डेज तक, 1 से 30 दिन तक उसका रिपेमेंट नहीं हो, मतलब ईएमआई 1 से 30 दिन तक पे नहीं करी अगर किसी लोन अकाउंट की, तो वो लोन अकाउंट SMA 0 कैटेगरी पे चला जाएगा। नाउ SMA 1 31 to 60 डेज तक अगर नहीं पेमेंट करा गया ईएमआई का तो वो SMA 1 हो जाएगा, और SMA 2 61 to 90 days। Means up to NPA, these 3 categories are maintained: SMA 0, SMA 1, SMA 2. This is the special mention account. Okay. Now NPA in banks, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करंट सिनेरियो में देख रहे हैं, सारे बैंक्स में बहुत NPA हो जा रहा है, तो उसका कुछ डेटा देखते हैं। द बैड लोन्स और जो NPA है वो राइज कर चुका है
2.6 लाख करोड़ से, ठीक है, बाई 135%, मतलब 2.6 लाख करोड़ हो चुका है, और जो कि इंक्रीज हो चुका है 135% से पिछले 2 सालों में, इन लास्ट 2 years. इन ऑल टोटल NPAs इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर 6.97 लाख करोड़, और ये दिसंबर 16 का फिगर है। मैं आपको बता दूँ, दिसंबर 16 में जो डेटा निकला था उसके अकॉर्डिंगली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंक्स का मिला के जो NPA का डेटा है, NPA का जो अमाउंट है वो है आपका 6.97 लाख करोड़। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा NPA हो चुका है बैंक्स में। अब बात करते इन एब्सोल्यूट टर्म्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रॉस NPA, जो कि 93,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं 93,000 करोड़। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आता है 55,000 करोड़, और बैंक ऑफ इंडिया 44,000 करोड़। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, मतलब ग्रॉस NPA के केस में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ ग्रॉस NPA और नेट NPA में बेसिक डिफरेंस, ग्रॉस NPA में से जब हम प्रोविज़न घटा देते हैं तो हमारा नेट NPA आ जाता है, ठीक है। अब प्रोविज़न क्या है, किसी भी बैंक में NPA होने पे हर बैंक उसका प्रोविज़न मेंटेन करता है, मतलब अगर 100 करोड़ का उसका NPA हुआ है, एक्चुअल NPA हुआ है, तो वो 100 करोड़ एक्स्ट्रा एज ए प्रिकॉशन अपने पास रखता है इन फ्यूचर कि वो उस लॉस को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो वो जो अमाउंट होता है इन एडिशन टू NPA उसे हम प्रोविज़न बोलते हैं। तो इस वजह से जो ग्रॉस NPA है वो इंक्लूडिंग प्रोविज़न होता है, और नेट NPA माइनस प्रोविज़न होता है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कौन से सेक्टर्स NPA सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वो है बेसिक मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट सेक्टर इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ NPA रेशियो। ये गवर्नमेंट का डेटा है जो जून 16 कि जो भी 1/3 ऑफ द आउटस्टैंडिंग एडवांसेस, मतलब जो एडवांस दिया जाता है उसका 1/3 NPA में कन्वर्ट हो जाता है। जो करंट फिगर है, मतलब एज ऑफ जून 16 जो फिगर है वो है 1.49 लाख करोड़ जो इस सेक्टर को लोन दिया गया है, उसमें वो NPA हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्सटाइल और बिवरेज सेक्टर। बिवरेज में एक्सक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी एंड टोबैको सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स के बाद फॉलो करते हैं, जिसका रेशियो आप देख रहे होगे 17% है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, और बैंक्स किस तरह से परेशान हैं NPA की प्रॉब्लम से।